हे एवरीवन हे एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस हैं मेरे पास जो मैंने अभी तक शो नहीं की हैं, पब्लिश नहीं हुई है अपने चैनल पे। करेंगे कभी, बट अभी चलो वेक्टर्स करते हैं। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम लोग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो मेरे डांस पे। गलत बात है गलत बात है, मेरे डांस पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बस ऐसे ही करने लग गए थे, तो देख लेना जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। ओके, बाकी तुम लोग और ट्रेलर्स वगैरह देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आएंगी आगे चैनल में। ठीक है ओके कोई नहीं, ये तो अपने चैनल के बारे में बात देख लेना जैसे तुम्हें मज़ा आए। नेक्स्ट आ जाइए वापस वेक्टर्स वाले लेक्चर में। तो बच्चों, वेक्टर वाले लेक्चर में आज हम लोग उसी को आगे करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट जस्ट से ए एंड बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए जिनकी ए डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा झुका होगा। रिजल्टेंट, ठीक है, इज मोर इंक्लाइंड टू बिगर मैग्नीट्यूड वेक्टर। दैट मीन्स अगर दोनों वेक्टर इक्वल हो गए तो बीच से पास करेगा, और जो बड़ा हो गया उसकी तरफ झुका हुआ होगा। मान लीजिए रिजल्टेंट जो है, ठीक है, ए और बी के साथ अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है। तो इफ अल्फा एंगल इज स्मॉलर देन बी, अगर ये एंगल छोटा हो गया तो आप देख सकते हो जितना वेक्टर बड़ा होगा ए जितना बड़ा होगा उतना रिजल्टेंट ए के पास होगा। तो अगर अल्फा एंगल छोटा है, दैट मीन्स कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। अगर उल्टा हो गया कि बीटा कम हो गया तो बी वेक्टर बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना कम रिजल्टेंट उसके साथ एंगल बनाएगा। एंड फाइनली आपको पता है अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इक्वल हो गया, देन रिजल्टेंट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं? ओके, बड़ा डर लगता है। नेक्स्ट, अब एक काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इनसे रिलेटेड। जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड और दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दे औथे कितना एंगल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाएगा। जहां तक तुम्हें याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड देखे होंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि सबसे पहले a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, और फिर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या गलती की है मैंने, जरा जल्दी से देखिए। आई मिस द कॉस थीटा पार्ट इन द फर्स्ट वन। तो कॉस थीटा वाला पार्ट मिस मत करना। दोनों साइड स्क्वायर कर दो। आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों साइड है, तो ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, इसे कैंसल आउट कर देना। आपके पास बचेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। जब आप कैंसल आउट करोगे, इस कबूतर को दूसरी साइड ले आओ, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास बचेगा 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। जो वेक्टर हमने लिए हैं ए बी, इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ सिर्फ एक cos थीटा ही है जो 0 वैल्यू ला सकता है। और आप लोगों को पता होगा अगर cos थीटा 0 है तो थीटा 90 डिग्रीज होगा। तो अगेन मैं बोलता हूं, अगर अगर ए और बी का सम और डिफरेंस इक्वल है तो दोनों के बीच में 90 डिग्रीज ही होगा। तो ये एक सॉल्यूशन है जो आप बार बार देख सकते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट,
अब जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं हम लोग। लिखिए लेमीज थ्योरम, जिसे आप दूसरा नाम दे सकते हैं लॉ ऑफ साइंस, जैसे भी आप कहना चाहें, लेमीज थ्योरम या लॉ ऑफ साइंस। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है बच्चे 3 वेक्टर ए, बी और सी, 3 वेक्टर हैं आपके पास। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप क्या देखो, आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वहीं खत्म कर रहे हो। आपने ए बी सी यहां से स्टार्ट किया था और आप यहीं खत्म कर रहे हो। दैट मीन्स ए बी सी इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम है 0। ओके, तो सबसे पहली बात तो लेमीज थ्योरम के लिए आपको कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर्स चाहिए, या लॉ ऑफ साइंस के लिए 3 वेक्टर्स चाहिए, और तीनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0। जब ही आप ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ए वेक्टर के अपोजिट जो एंगल होगा यू कैन कॉल इट θ1, बी वेक्टर के अपोजिट जो एंगल होगा उसे θ2 कह सकते हो, और सी के अपोजिट जो होगा उसे θ3 कह सकते हो। ये आपकी चॉइसेस हैं। तो आप यहां देख सकते हो मैं लेमीज थ्योरम को ट्राइंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो गई तो आप क्या लिख सकते हैं, a अपॉन साइन ऑफ θ1 इक्वल्स b अपॉन साइन ऑफ θ2 इक्वल्स c अपॉन साइन ऑफ θ3। यू कैन राइट दिस। ए बी सी मैग्नीट्यूड्स हैं, ध्यान रखना। तो ये है हमारे पास लेमीज थ्योरम। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ साइन आ रहे हैं, साइन थीटा आ रहे हैं, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, लॉ ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्राइंगल से और थोड़ा सा डिफरेंस करके इन ए बी सी को इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ए जहां पे था मैंने ए को खींच के उससे आगे ले आया। नेक्स्ट, सी जहां पे है, सी को भी मैं एक्सटेंड करके उसके पैरेलल ले आया। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ए और सी को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ए सी पैरेलल शिफ्ट कर दिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल आप रख सकते हो। तो फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर अब हमारे पास कैसे बन गई, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी हो गया। तो ए बी सी वेक्टर ऐसे हो गए। अब तो ये सेम ही है, कोई अलग चीज नहीं है, मैंने बस इन्हें पैरेलल शिफ्ट किया है, नथिंग मोर। नेक्स्ट देखिए, ए के जो अपोजिट एंगल बन रहा था, ए के जो अपोजिट एंगल था वो ये वाला था। अब ए के अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा। ए के जो अपोजिट एंगल मैंने यहां माना था वो θ1 था, यहां मैं जो मान रहा हूं वो अल्फा होगा। तो आप क्या देखेंगे, अल्फा और θ1 दोनों फिगर्स के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 180 है। लेकिन साइन थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइन थीटा 1 निकाल रहे हैं या साइन अल्फा निकाल रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू सेम होती है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो लाई करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जस्ट मैं बता रहा था, ठीक है, कि वो θ1 है, ये अल्फा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। आप देख भी सकते हैं θ1 आपको एक्यूट दिखेगा, अल्फा यहाँ ऑब्ट्यूज दिखेगा। तो जस्ट मैं बता रहा था, ध्यान दे लेना इन छोटी छोटी चीजों पे। नेक्स्ट, अब बच्चे यहाँ देखिए आप, बी के जो अपोजिट एंगल था वो हमने θ2 लिया था। यहाँ बी के जो अपोजिट एंगल होगा दिस वन, ये हम बीटा लेंगे। ठीक है, अगेन आप कह सकते हैं बीटा और θ2 ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का सम अगेन 180 डिग्री होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे। एंड फाइनली
सी के जो अपोजिट एंगल था दैट वाज थीटा 3, तो यहाँ सी के जो अपोजिट एंगल होगा उसे हम गामा मान लेंगे। अगेन थीटा 3 और गामा दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, गामा थोड़ा देख के बनाया करो, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिगर और ये फिगर लेमीज थ्योरम में सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे फिर से समझाऊं तो आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी। अगेन कंडीशन है तीनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए जब भी लेमीज थ्योरम लगाओ। ए के जो अपोजिट एंगल है दैट इज अल्फा, बी के अपोजिट एंगल बीटा, सी के अपोजिट एंगल जो है दैट इज गामा। तो यहां से आप लोग क्या देख सकते हैं कि a अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ उसका अपोजिट एंगल इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ उसका अपोजिट एंगल, ये इक्वल है। तो ये वाली चीज आप ट्राइंगल से लेके आ सकते हैं या कंकरेंट वेक्टर से, ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं, दीज आर कॉन्करेंट, ठीक है, या एक दूसरे को कट करने वाले वेक्टर्स, या फिर आप इन्हें को इनिशियल कह सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल ही कह देता हूं मैं इन्हें। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, दोनों के लिए आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ट्राई कर लेना, देख लेना ये क्या है, कब अप्लाई करेंगे। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। तो बच्चों ये था लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। एक चीज और होती है जिसे लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं, और वो चीज कुछ नहीं है, बस यही है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसके रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं अगर आप थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में आंसर दे रहे हैं या अल्फा बीटा की टर्म्स में आंसर दे रहे हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन अलग चीज नहीं है, बाद में ये मत बोलना नहीं पढ़ाई बिड़ू, यही लॉ ऑफ कोसाइन है। वापस आओ, एक चीज देखिए, नोट कीजिए, ठीक है। नोट दैट, क्या नोट करो कि लेमीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड on two vectors if direction of their resultant is reversed। लेमीज थ्योरम में मैंने कहा कि तीन वेक्टर चाहिए होते हैं जिनका सम 0 हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तीन वेक्टर खुद की तरफ से ला सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं a और b, ये दो वेक्टर हो गए, और इन दोनों का दिस वन इज देयर रिजल्टेंट, a प्लस b ये है, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से एक और वेक्टर अज्यूम कर लूं, ठीक है, r, ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया जो सेम वैल्यू रख रहा है a प्लस बी के सम वाली, तो आप देखेंगे ये जो रिजल्टेंट है ये a और b को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मैंने अपनी तरफ से लगा लिया, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और फिर से आपका वेक्टर सम 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, एक काफी कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टू वेक्टर्स आर एट 150 डिग्रीज, आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में 150 डिग्री का एंगल है। रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद स्मॉलर, रिजल्टेंट छोटे वाले के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज लेट जस्ट से 100, फाइंड अदर वेक्टर्स। तो आप इसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा,
लेकिन मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगा लेमिस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ कि ट्राई यूजिंग लेमिस थ्योरम, बिकॉज और भी मेथड है मार्केट में, आप जो लेना चाहें उसे ले सकते हैं। तो बच्चे देखिए, आपके पास दो वेक्टर हैं, लेट जैसे एक है ए एक है बी, और दोनों के बीच में 150 डिग्री एंगल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर के साथ 90 डिग्रीज बना रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्रीज बचेगा। तो फ्रॉम द फिगर, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, 60 डिग्रीज इज लेस देन 90 डिग्रीज। एक एंगल रिजल्टेंट 60 बना रहा है एक वेक्टर के साथ, दूसरे के साथ 90 बना रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं B इज ग्रेटर देन A। बड़े वाला वेक्टर छोटा एंगल बनाता है, तो B इज ग्रेटर। अब यहां देखिए आप, अगर मैं इसे लेमिस थ्योरम से करना चाहूं तो मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास A हैगा, ये B हो गया, और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से रिजल्टेंट मान लेता 100 का, ये एंगल 90 ही हो जाएगा, ये 150 था, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, ठीक है, 90 150 240 हो गए। और आपको पता है टोटल सम 360 होता है, तो कितना रह गया, 120 डिग्रीज रह गया। तो ये एंगल 120 हो जाएगा। बस लेमिस थ्योरम लगाओ, ठीक है, A अपॉन साइन 120 डिग्री, ठीक है, B अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू C, यानी जो थर्ड वेक्टर है हमारे पास 100 का बाय साइन 150 डिग्री। आपको पता है साइन ऑफ, लेट जस्ट से θ1 and sine of alpha are equal if θ1 and alpha are supplementary angle, दोनों का सम क्या हो, 180 हो। तो बच्चे 120 के लिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60, 150 के लिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30। तो रिजल्ट सेम आएगा अगर आप यहाँ साइन 60, साइन 90 की तो देखो 1 वैल्यू होती है, उसको तो मैं क्यों छेड़ू, और यहाँ साइन 30 ऐसे लेके सॉल्व करें। तो बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि अगर बड़े एंगल हों तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, 90 से बड़े एंगल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जाके देख लो। आप में से जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उन्हें मैंने क्या बताया था कि आपके पास साइन 150 है, तो इसे 180 माइनस ब्रेक कीजिए, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 30, जैसे आप लिखना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ साइन फॉलो करता है, कोसेक फॉलो करता है, और उसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव साइन के साथ आ जाते हैं। सबके सप्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं होता, सिर्फ साइन के लिए होता है ये। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों ध्यान दो, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें करते रहो। तो हमने यहाँ पे वेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया बाय ग्राफिकल मेथड। अब वेक्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड, और नेक्स्ट फिर हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि ग्राफ को एनालिटिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एनालिटिक्स को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर कुछ और न्यूमेरिकल देख लेंगे, एंड देन आवर बेसिक मैथ विल बी कंप्लीटेड। ओके, ठीक है। तो